क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान को पूरा समाज एक मामूली और लाचार साइकिल मैकेनिक समझकर दुत्कारता हो, वो किसी बड़े शहर के सख्त मिजाज और ईमानदार पुलिस कप्तान यानी एसपी साहब की जिंदगी का सबसे गहरा और दर्दनाक अतीत हो सकता है। आज की ये झकझोर देने वाली कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगंज पुलिस थाने की है। जून की झुलसा देने वाली दोपहर में जब आसमान से आग बरस रही थी, तब एक 70 साल के बुजुर्ग की कांपती आवाज को वहां ड्यूटी पर बैठे सिपाहियों ने एक मजाक समझ लिया। लेकिन जैसे ही उस पुलिस थाने का निरीक्षण करने आए, सख्त मिजाज एसपी राघवेंद्र मिश्रा की नजर उस बूढ़े के शरीर पर बने एक बहुत ही खास निशान पर पड़ी, तो कुछ ऐसा हुआ कि पूरे थाने का स्टाफ सन्न रह गया। एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला सच सामने आया जिसने उस बेहद सख्त मिजाज पुलिस अफसर को सबके सामने उस फटे हाल बुजुर्ग के पैरों में गिरकर रोने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या छुपा था उस लाचार बूढ़े के दर्दनाक अतीत में, और ऐसा क्या था उस जख्म के निशान में जिसने पूरे प्रतापगंज के पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। जून का महीना था और गर्मी इस कदर थी कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे और थाने के भीतर का माहौल बेहद सुस्त था। कूलर की सरसराहट के बीच एक सिपाही अपनी सरकारी बंदूक को साफ कर रहा था, जबकि दूसरा मेज पर पैर फैलाए चाय की चुस्कियां लेते हुए मोबाइल में रील देखने में बिजी था। तभी अचानक थाने के दरवाजे पर एक बेहद कमजोर कांपती हुई बुजुर्ग की आवाज गूंजी, हुजूर मेरी बात सुन लीजिए, मैं बर्बाद हो गया। दरवाजे की चौखट पर एक ऐसा बुजुर्ग खड़ा था जिसे देखकर ही उसकी गरीबी का अंदाजा लगाया जा सकता था। बदन पर एक मैला कुचैला सा पुराना कुर्ता जो कई जगह से फटा हुआ था, पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल। बुजुर्ग के चेहरे पर झुर्रियां थी और उनका शरीर पसीने से लथपथ था। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां मेज पर बैठे बेहद बदमिजाज दीवान ने अखबार से नजर हटाई और बुजुर्ग को देखते ही बुरी तरह झल्ला कर कहा, ए बूढ़े, चल आगे बढ़, यहां क्यों मरने आया है? दोपहर में दिमाग चाटने आ जाते हैं पता नहीं कहां से। यहां कोई खैरात नहीं बढ़ रही, चलो रास्ता नापो, बाहर निकलो यहां से। बुजुर्ग रुआसा होते हुए बोला, दरोगा जी, मैं यहां भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं तो बस इंसाफ की गुहार लगाने आया हूं। दीवान ने उसकी इस बात को बीच में ही काट दिया और जोर से हंसते हुए तंज कसा, कैसा इंसाफ बे, तेरा कौन सा सोना चोरी हो गया? भाग यहां से, नहीं तो अभी हवालात में बंद कर दूंगा। दीवान की इस बात पर थाने के बाकी सिपाही ठहाका मारकर हंसने लगे। लेकिन तभी थाने के भीतर बने वीआईपी केबिन का दरवाजा जोर से खुला और एक ऐसी कड़क आवाज गूंजी जिसने सबकी हंसी गायब कर दी। बाहर ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? दफ्तर है या सब्जी मंडी? सबके सब अपने काम पर ध्यान दो। ये रौबदार आवाज किसी और की नहीं बल्कि प्रतापगंज जिले के नए और बेहद ईमानदार एसपी राघवेंद्र मिश्रा की थी। राघवेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के एक बेहद जाबाज अफसर थे जिनकी ईमानदारी, कड़क मिजाज और सख्त अनुशासन के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बड़े से बड़े अपराधी उनका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। वो आज प्रतापगंज थाने का औचक निरीक्षण करने के लिए अचानक अपनी गाड़ी से पहुंचे थे और अपनी केबिन में फाइलों की जांच कर रहे थे। जैसे ही एसपी साहब की आवाज गूंजी, दीवान ने डर के मारे थरथराते हुए अपनी टोपी संभाली, सीधे अटेंशन की पोजीशन में खड़ा हुआ और हकलाते हुए बोला, जय हिंद सर। सर कुछ नहीं, बस ये पागल सा साइकिल मैकेनिक आया है, फालतू में बकवास कर रहा है और बिना किसी वजह के थाने का कीमती समय खराब कर रहा है। मैं बस इसे बाहर का रास्ता दिखा रहा था सर। राघवेंद्र मिश्रा ने अपनी नजरें उस दीवान के चेहरे पर गड़ा दी। उनके चेहरे पर छाई गंभीरता को देखकर दीवान का पसीना छूट गया। एसपी साहब ने बेहद कड़े लहजे में कहा, दीवान जी, याद रखिए, इस पुलिस थाने की चौखट पे आने वाला हर फरियादी हमारे लिए सबसे जरूरी शख्स है। किसी की वेशभूषा, उसकी गरीबी या उसका पेशा देखकर उसका इस तरह सरेआम मजाक उड़ाना बंद कीजिए। आप यहाँ जनता की सेवा के लिए हैं, उन पर हुक्म चलाने के लिए नहीं। इन बुजुर्ग को पूरे सम्मान के साथ अंदर केबिन में भेजो, अभी के अभी। बुजुर्ग आदमी पुलिस कप्तान का ये रूप देखकर थोड़ा सा सहम गया। वो धीरे धीरे डरते हुए साहब के केबिन में दाखिल हुआ। राघवेंद्र मिश्रा ने बुजुर्ग की हालत देखी तो तुरंत चपरासी को पानी लाने का इशारा किया और बुजुर्ग को अपने ठीक सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया।
बुजुर्ग कुर्सी पर बैठने से हिचकिचा रहा था, लेकिन राघवेन के दोबारा कहने पर वो चुपचाप सहम कर कुर्सी पर बैठ गया। राघवेन ने पानी का गिलास खुद उठाकर बुजुर्ग के हाथ में दिया और बहुत ही शांत और शालीन आवाज में पूछा, बाबा, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। यहां आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आराम से बताइए, क्या परेशानी है आपको? किसने आपके साथ अन्याय किया? बुजुर्ग ने पानी का एक घूंट पिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने अपनी जेब के भीतर हाथ डाला और बहुत संभाल कर रखा हुआ एक मुड़ा तुड़ा पुराना सरकारी कागज निकाला और कांपते हाथों से टेबल पर रख दिया। उन्होंने अपनी रुआसी आवाज में आप बीती बताना शुरू किया। साहब, मैं इसी प्रतापगंज के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। सड़क के किनारे मेरी एक छोटी सी लोहे की गुमटी है, जहां मैं सालों से लोगों की साइकिलों की मरम्मत करके और पंचर बनाकर अपना पेट पालता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे गांव के कुछ रसूखदार और दबंग लोगों की नजर मेरी उस छोटी सी जगह पर पड़ गई है। कल रात उन लोगों ने मेरी दुकान को तोड़ दिया, मेरा सारा सामान सड़क पर फेंक दिया और मेरी उस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे लात घूंसों से मारा और धमकी दी कि अगर दोबारा गांव में दिखे तो जिंदा दफन कर देंगे। साहब, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। राघवेन मिश्रा बुजुर्ग की बात को सुनते हुए इस कागज को गौर से देखने लगे, जिसमें जमीन का कानूनी ब्यौरा लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही राघवेन की नजर उस कागज के सबसे नीचे लिखे जमीन मालिक के नाम पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बहुत ही धुंधले अक्षरों में लिखा था, दीनानाथ मिश्रा। यह नाम देखते ही राघवेन के चेहरे का भाव पल भर में बदल गया और वो बड़ी ही हैरानी वाली नजरों से उस बुजुर्ग के चेहरे को एकटक निहारने लगे। राघवेन ने अपनी तेज चलती हुई सांसों को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। उनके दिमाग के भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। उन्होंने बेहद गंभीरता से पूछा, बाबा, आपने अभी क्या नाम बताया था अपना? एक बार फिर से बिल्कुल साफ साफ पूरा नाम बताइए। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मेरा नाम दीनानाथ मिश्रा है। ये नाम सुनते ही राघवेन मिश्रा सन्न रह गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनका दिमाग पल भर में बरसों पीछे अतीत की उन गलियों में दौड़ने लगा जहां उनका बचपन बीता था। राघवेन ने अब उस बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक बहुत ही बारीकी से देखना शुरू किया। उनका ध्यान बुजुर्ग के चेहरे की बनावट और उनकी आंखों पर था। अचानक राघवेन की नजर बुजुर्ग के दाहिने कंधे के पास गई, जहां उनका फटा हुआ कुर्ता था। उस जगह एक गहरी चोट का निशान बना हुआ था। यह ठीक वैसा ही था जैसा राघवेन ने बचपन में अपने पिता के कंधे पर देखा था। उस केबिन के भीतर अचानक एक सन्नाटा सा छा गया और सिर्फ पंखे की आवाज ही आ रही थी। राघवेन की आंखें नम हो गई, उनका गला रूंध गया, पर उन्होंने किसी तरह खुद पर काबू पाया और कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबा, आपका कोई परिवार नहीं है क्या? कोई बेटा, कोई बेटी या कोई अपना सगा संबंधी? दीनानाथ की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, साहब, मेरा भी एक छोटा सा हंसता खेलता खुशहाल परिवार हुआ करता था। आज से 30 साल पहले हमारे गांव के कुछ दबंगों ने हमारी खेती की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। जब मैंने कानून का सहारा लेना चाहा तो उन्होंने मुझे और मेरी पत्नियों को लाठियों से बेरहमी से पीटा, जिससे ये मेरा कंधा हमेशा के लिए खराब हो गया। उस मारपीट और खौफ के बाद मैं अपनी पत्नी और 7 साल के बेटे को लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। हम अपनी ससुराल चले गए और अपने बेटे और पत्नी को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद मैं कमाने और नया घर बसाने की उम्मीद में इस शहर में आ गया और यहाँ सड़क किनारे साइकिल मरम्मत का काम शुरू किया। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे कमाकर परिवार को यहाँ बुला लूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे यहाँ आने के कुछ महीने बाद ही ससुराल में एक महामारी फैली, जिसमें मेरी पत्नी और साले का पूरा परिवार खत्म हो गया। उस दौर में हमारे पास न कोई मोबाइल था, न ही संपर्क का कोई साधन। मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि मेरा बेटा उस महामारी में बच गया था और उसे किसी संस्कारी संस्था ने संभाल लिया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर बिना किसी सुराग के मैं पूरी तरह हार गया और बिल्कुल अकेला और लावारिस हो गया। यह दर्दनाक दास्तान सुनते ही राघवेन मिश्रा अवाक रह गए। राघवेन की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठकर खड़े हो गए। उनका शरीर कांप रहा था।
वो बहुत ही धीमे कदमों से चलकर उस लाचार और सहमे हुए बुजुर्ग के पास आने लगे। केबिन के बाहर खड़े सिपाही, मुंशी और वो घमंडी दीवान खिड़की के कांच से अंदर का ये नजारा देख रहे थे और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो सब हैरान थे कि चट्टान की तरह सख्त माने जाने वाले कप्तान साहब इस फटे हाल बुजुर्ग के सामने इस तरह कांप क्यों रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू क्यों है। राघवेन ने दीनानाथ के ठीक सामने आकर अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और वहीं फर्श पर बैठ गए। उन्होंने दीनानाथ के दोनों हाथों को सम्मान के साथ अपने हाथों में ले लिया। राघवेन ने भावुक होकर पूछा, बाबा, क्या आप अपने उस 30 साल पहले खोए हुए बेटे को आज बिल्कुल सामने देखकर भी नहीं पहचान पाएंगे? क्या आपकी बूढ़ी आंखें अपने उस जिगर के टुकड़े को पूरी तरह भूल चुकी हैं? दीनानाथ ने बेहद आश्चर्य से साहब की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस जिले का इतना बड़ा सरकारी पुलिस अफसर, जिसके सामने बड़े बड़े रसूखदार लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, वो उनके पैरों के सामने जमीन पर घुटने टेक कर क्यों बैठा है और क्यों रो रहा है। राघवेन ने रोते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकाला, जिसे वो बचपन से लेकर आज तक हमेशा अपने पास, अपने दिल के करीब रखते थे। उन्होंने वो लॉकेट दीनानाथ की हथेली पर रख दी। उस चांदी के लॉकेट को देखते ही दीनानाथ के पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही लॉकेट थी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे के गले में पहनाई थी। दीनानाथ की आवाज उनके गले में ही रह गई। उन्होंने हकलाते हुए कहा, तुम राघव हो, मेरा छोटा राघव, मेरी आंखों का तारा। राघवेन ने अब खुद को और नहीं रोका और सीधा अपने पिता के सीने से अपना सिर लगा दिया और जोर जोर से रो पड़े। हाँ बाबा, मैं ही हूं आपका राघव, आपका वही बदनसीब बेटा जो आपसे दूर हो गया था। माहौल एकदम से भावुक और गमगीन हो गया। बाहर खड़े कर्मचारियों की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गरीब, मैले और लाचार साइकिल मैकेनिक को वो कुछ देर पहले लात मारकर भगाने की बात कर रहे थे, वो असल में उनके कप्तान साहब के पिता थे। वक्त जैसे थम गया। केबिन के अंदर एसपी राघवेन मिश्रा अपने पिता के पैरों को पकड़कर लगातार रोए जा रहे थे और बुजुर्ग दीनानाथ के हाथ अपने बिछड़े हुए बेटे के सिर को बार बार सहला रहे थे। जब राघवेन ने खुद को थोड़ा संभाला और अपने आंसुओं को पोंछा, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के चेहरे पर जमी धूल और पसीने को अपने रुमाल से बड़े ही आदर के साथ साफ किया। उन्होंने अपने पिता की आंखों में देखते हुए बताया, बाबा, अनाथालय से निकलकर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने आपको हर जगह ढूंढा। गोरखपुर का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा थाना या कोई ऐसी गली नहीं बची थी जहां मैंने आपकी तस्वीर लेकर तलाश न की हो। पर आप मुझे क्यों नहीं मिले बाबा? दीनानाथ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैंने पुलिस थाने जाकर कई बार फरियाद की कि मेरे गुमशुदा बेटे का पता लगाइए, लेकिन उन्होंने मुझे डंडे मारकर वहां से भगा दिया। कई महीनों तक मैं भूखा प्यासा पागलों जैसी हालत में रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहता और आने जाने वाली हर ट्रेन में तेरा चेहरा ढूंढता रहता। मेरी दिमागी हालत इस कदर खराब हो गई थी कि लोग मुझे सच में पागल समझने लगे थे। फिर किसी तरह भटकते भटकते मैं इस प्रतापगंज के इलाके में आ गया और यहाँ एक छोटी सी गुमटी बनाकर दूसरों की साइकिलें ठीक करके बस इसी उम्मीद में जिंदा रहा कि कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पर मेरी मौत से पहले तुझसे मुलाकात जरूर होगी। राघवेन ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और उनके चेहरे पर अचानक एक सख्त पुलिस अफसर वाला मिजाज लौट आया। उन्होंने केबिन का दरवाजा खोला और सख्त आवाज में थाने के स्टाफ को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर थाना प्रभारी दौड़ते हुए अंदर आए और डर के मारे सीधा खड़े हो गए। राघवेन ने थाना प्रभारी की आंखों में देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, उस दीवान और उस हल्का सिपाही को तुरंत सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया जाए, जिन्होंने मेरे पिता की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और जिन दबंगों ने मेरे पिता की दुकान तोड़ी है, उनके खिलाफ इसी वक्त डकैती, जबरन कब्जा और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस की भारी फोर्स भेजो और उन्हें घसीटते हुए थाने लाकर लॉकअप में बंद कर दो। कप्तान का एक कड़ा आदेश सुनते ही पूरे थाने का स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया और गाड़ियां दौड़ने लगी। लेकिन तभी पीछे से दीनानाथ ने राघवेन का हाथ धीरे से पकड़ लिया और एक ऐसी बात कही जिसने राघवेन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दीनानाथ ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा राघव, इतना गुस्सा मत करो। इन छोटे पुलिस वालों या सिपाहियों की इसमें गलती नहीं है। हमारे समाज का क्रूर नियम ही कुछ ऐसा बन चुका है
कि यहाँ सरकारी दफ्तरों और थानों में सिर्फ ताकतवर, रसूखदार और अमीर लोगों की ही आवाज़ सुनी जाती है और उन्हीं को न्याय मिलता है। आज अगर तुम इस जिले के इतने बड़े पद पर नहीं बैठे होते तो क्या इस थाने में एक गरीब फटे हाल साइकिल बनाने वाले बूढ़े आदमी को कभी न्याय मिल पाता? दीवान तो मुझे लात मारकर निकालने ही वाला था। पिता की यह कड़वी और सच्ची बात राघवेंद्र के सीने में तीर की तरह चुभ गई। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिस व्यवस्था के वो हिस्सा हैं उसके भीतर आम जनता के लिए कितनी बड़ी खामियां हैं। राघवेंद्र ने अपने पिता को सहारा दिया और उन्हें सम्मान के साथ लेकर थाने से बाहर आए। उन्होंने अपने पिता को अपनी सरकारी पुलिस गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठाया। रास्ते भर गाड़ी के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसमें भारीपन नहीं था, बल्कि 30 सालों के छूटे हुए प्यार और पिता को वापस पाने का सुकून था। जब पुलिस कप्तान की गाड़ी आलीशान सरकारी बंगले पर पहुंची तो उनकी पत्नी काव्या मेन गेट पर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थी। काव्या ने जब पहली बार अपने इतने कड़क, अनुशासन प्रिय और सख्त पति की आंखों में आंसू देखे और उनके साथ गाड़ी से एक बेहद फटे हाल, मैले कुचैले बुजुर्ग को उतरते देखा तो वो पूरी तरह हैरान रह गई। राघवेंद्र ने आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़ा और बेहद भावुक होकर कहा, काव्या, इनके पैर छुओ और इनका आशीर्वाद लो। ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं, बल्कि मेरे पूजनीय पिताजी हैं। काव्या की आंखों में भी यह सुनते ही सम्मान के आंसू आ गए। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए फौरन आगे बढ़कर दीनानाथ जी के पैर छुए और उन्हें बहुत आदर के साथ घर के अंदर ले गई। उस रात सालों के लंबे और दर्दनाक भटकाव के बाद दीनानाथ जी ने सुकून की सांस ली। लेकिन अगली सुबह इस कहानी में भी एक और मोड़ आने वाला था। अगली सुबह पूरा घर नई उम्मीदों और खुशियों से भरा हुआ था। दीनानाथ सुबह जल्दी उठकर अच्छे से नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में सोफे पर बैठे थे। काव्या उनके लिए बहुत ही आदर के साथ गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आई और उनके पास ही बैठ गई। राघवेंद्र भी अपने पिता के पास आकर जमीन पर बैठ गए। तभी दीनानाथ ने राघवेंद्र के सिर पर अपना हाथ रखा और बहुत ही भावुक होकर कहा, बेटा राघव, आज मेरा जीवन पूरी तरह धन्य हो गया। भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया, वो भी एक बड़े अफसर के रूप में। मेरे लिए इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं हो सकती। लेकिन बेटा, अब मुझे वापस अपने उसी छोटे से गांव और अपनी उसी साइकिल की दुकान पर जाने की इजाजत दो। मैं यहाँ इस बड़े बंगले में नौकर चाकरों के बीच ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं रह पाऊंगा। मुझे मेरी वही सादगी पसंद है। ये सुनते ही राघवेंद्र पूरी तरह चौंक गए और उनकी आंखों में फिर से एक बार नमी आ गई। उन्होंने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पूरे 30 साल के लंबे इंतजार के बाद तो भगवान ने आपको मुझसे मिलाया है। अब मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बंगला, ये सरकारी गाड़ी, ये रुतबा और ये इज्जत, सब कुछ आप ही का तो है बाबा। आप वहीं रहेंगे जहां मैं रहूंगा। दीनानाथ ने बहुत ही धीमी मुस्कान के साथ कहा, राघव, मेरी बात समझो। तुम इस जिले के पुलिस कप्तान हो। समाज में तुम्हारी अपनी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, एक रसूख है। कल को जब बड़े बड़े वीआईपी और अफसर तुम्हारे इस बंगले पर आएंगे तो वो पीठ पीछे क्या कहेंगे कि इतने बड़े अधिकारी का बाप सड़क के किनारे बैठकर साइकिलों के पंचर बनाता है। मेरी ये गरीबी तुम्हारी प्रतिष्ठा के बीच कभी नहीं आनी चाहिए। मुझे जाने दो। यह सुनकर राघवेंद्र मिश्रा ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, बाबा, अगर ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सरकारी बंगला और ये खाकी वर्दी मेरे पिता को समाज में सम्मान देने से रोकती है तो मैं लात मारता हूं ऐसे रुतबे पर। मुझे ऐसा कोई पद नहीं चाहिए जो मेरे पिता की गरीबी का मजाक उड़ाए। आपने मेरे लिए कितने दुख झेले हैं और आज मैं आपको समाज के डर से दोबारा अकेला छोड़ दूं, ऐसा राघवेंद्र मिश्रा जीते जी कभी नहीं होने देगा। कल सुबह मैं पूरे प्रतापगंज पुलिस महकमे के सामने एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिससे इस पूरे समाज की घटिया सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। राघवेंद्र ने अपने मन में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था और वो अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगा। अगली सुबह का सूरज प्रतापगंज के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास लेकर आया। प्रतापगंज के पुलिस लाइन परिसर के भीतर एक बहुत ही विशाल और भव्य जनसभा बुलाई गई थी। वहां जिले के सभी पुलिस अधिकारी, दरोगा, सिपाही, शहर के गणमान्य लोग, मीडिया के तमाम कैमरे और हजारों की संख्या में आम जनता मौजूद थी। पूरे मैदान में भारी भीड़ थी और सब हैरान थे कि अचानक कप्तान साहब ने जनसभा क्यों बुलाई है। मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गईं।
एक कुर्सी पर जिले के कप्तान एसपी राघवेंद्र मिश्रा अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठे थे और उनके ठीक बगल वाली कुर्सी पर उनके पिताजी दीनानाथ मिश्रा बैठे थे, जो बिल्कुल साधारण खादी के कुर्ते पैजामे में थे। राघवेंद्र मिश्रा उठे, उन्होंने मंच पर लगे माइक को संभाला और उनके खड़े होते ही पूरे जनसभा में एक सन्नाटा छा गया। राघवेंद्र ने बेहद भावुक आवाज में बोलना शुरू किया। आज मैं यहाँ आप सबके सामने इस जिले के पुलिस कप्तान के तौर पर नहीं खड़ा हूँ, बल्कि आज मैं यहाँ एक बेटे के रूप में खड़ा हूँ। कुछ दिन पहले इसी प्रतापगंज थाने के भीतर मेरे इन पूजनीय पिताजी को, जो कि एक बेहद साधारण साइकिल मैकेनिक है, उन्हें एक मामूली और लाचार बूढ़ा समझकर थाने से अपमानित करके बाहर भगा दिया गया था। ये अपमान सिर्फ मेरे पिता का नहीं था, बल्कि ये अपमान इस देश के उस हर गरीब, लाचार और बुजुर्ग फरियादी का था, जो बड़ी उम्मीद लेकर न्याय की तलाश में सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों के चक्कर काटता है और बदले में उसे सिर्फ दुत्कार मिलती है। पूरी जनता बड़े गौर से कप्तान साहब की बात सुन रही थी और कई पुलिस वालों के सिर शर्म से झुक गए थे। राघवेंद्र ने आगे कहा, आज मैं इस मंच से एक आधिकारिक घोषणा करता हूं कि आज के बाद इस पूरे जिले के हर पुलिस थाने के भीतर अनिवार्य रूप से एक संवेदना कक्ष बनाया जाएगा, जहां आने वाले हर बुजुर्ग और गरीब फरियादी को बिना किसी कतार के, बिना किसी डर के सम्मान के साथ बिठाया जाएगा और उनकी शिकायत पर सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी। अगर आगे से मुझे किसी भी थाने से शिकायत मिली कि किसी पुलिसकर्मी ने किसी बुजुर्ग की गरीबी या उसकी वेशभूषा का मजाक उड़ाया है, तो उसे सस्पेंड नहीं बल्कि सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कप्तान साहब की एक क्रांतिकारी घोषणा सुनते ही पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद हजारों लोग खड़े होकर इस फैसले का स्वागत करने लगे। मीडिया के कैमरों ने इस ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लिया। दीनानाथ जी उठे और उन्होंने गर्व से अपने बेटे को सीने से लगा लिया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।